हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज है 4th ऑफ मार्च, ठीक है। लेकिन ये एनालिसिस आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो कल की है, जिसको हम 3 आर्टिकल्स में कवर अप करके चलेंगे। क्योंकि कल मैं पोस्ट नहीं कर पाई थी, तो मैं आपकी तैयारी में कोई भी आर्टिकल मिस ना हो, इसलिए मैं कल का भी आज पोस्ट कर रही हूँ और आज के जो आर्टिकल्स आए हैं वो भी मैं बाय द एंड ऑफ द इवनिंग पोस्ट कर दूंगी। पहला आर्टिकल है पॉजिटिंग इंडियाज स्टैंड ऑन यूक्रेन वॉर। उसके बाद है साउथ एशियाज ह्यूमन कैपिटल इज द रेजिलियंस इट नीड्स। एंड थर्ड है द आफ्टरमैथ ऑफ श्रीलंकाज इकोनॉमिक क्राइसिस। के अलावा भी एक दो आर्टिकल्स हैं, लेकिन वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत इंपैक्टफुल नहीं थे, इसलिए मैंने उनको ऐड नहीं किया है। इस आर्टिकल में सर लिखते हैं, उनका नाम है जॉन स्टैनले। ये आर्टिकल बहुत अच्छे लिखते हैं, स्पेशली जियोपॉलिटिक्स को लेकर के। तो वो मेंशन कर रहे हैं कि न्यू दिल्ली विच वांट्स द वर्ल्ड टू गेट बैक टू फोकसिंग ऑन मोर प्रेशरिंग इश्यूज शुड स्टिक टू इट्स प्रैग्मेटिक न्यूट्रलिटी। मतलब अपनी व्यवहारिक न्यूट्रलिटी को इंडिया को मेंटेन करना चाहिए दिल्ली को रशिया के हवाले से जो ये सिचुएशन चल रही है। और इन दिल्ली ये चाहता है कि दुनिया गेट बैक टू फोकसिंग ऑन मोर प्रेसिंग इश्यूज, दूसरे प्रेसिंग इश्यूज पे दुनिया अपना जो है फोकस करे एंड पुश फॉर अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन टू द क्राइसिस, और प्रैक्टिकल सोल्यूशन की तरफ बढ़े। समझने वाली बात यह है कि इंडिया ने कुछ दिन पहले यूएनजीए में जो वोटिंग हुई उसमें एब्सटेन किया, चाइना ने भी एब्सटेन किया, पाकिस्तान ने भी एब्सटेन किया, ठीक है। अनसरप्राइजिंगली इंडिया वाज वन अमंग द 32, ठीक है। दिस इज इन द लाइन विद द पोजीशन इंडिया हैज बीन टेकिंग ऑन द यूक्रेन क्राइसिस फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। क्योंकि वैसे भी इंडिया पहले से ही स्टार्टिंग से ही अपना एक अलग सा टेंजेंट लेके चल रहा है, जहां पे वॉर नहीं चाहता और साथ ही साथ रशिया के साथ सीधा सीधा मुठभेड़ भी नहीं करना चाहता वोटिंग करके। तो वोटिंग के लिए एब्सटेन किया। इंडिया हैज रिफ्यूज टू कंडेम रशिया फॉर द इन्वेजन, इट हैज रिफ्यूज टू ज्वाइन द वेस्ट सैंक्शन। और साथ ही साथ उन्होंने रशिया को कंडेम करने के लिए एब्सटेन किया, पर वो वेस्ट सैंक्शंस को भी रिफ्यूज कर रहे हैं साथ ही साथ। हैज स्टेप्ड अप बाइंग रशिया फ्यूल एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। और इससे क्या हुआ कि हम क्या एक स्टेप और आगे बढ़ गए हैं, जिसमें रशिया से हम डिस्काउंटेड प्राइस पे फ्यूल ले रहे हैं एंड हैज कंसिस्टेंटली एब्सटेन फ्रॉम यूएन बोर्ड्स, ठीक है, क्लियर हो गया। इंडियाज पोजीशन हैज ट्रिगर्ड शार्प रिस्पॉन्सेज इन द वेस्ट, और जिसकी वजह से पश्चिम की तरफ हमारे जो रिस्पॉन्सेज है वो ट्रिगर क्रिएट कर रहे हैं, शार्प ट्रिगर। Before the war, there was much debate among the global strategic commentariat about India's irreversible shift towards the West. और क्योंकि हम जानते हैं कि हाल के सालों में अगर आप देखें तो इंडिया का जो शिफ्ट है थोड़ा यूएस की तरफ या वेस्ट कंट्रीज की तरफ रहा है। However, after the war began, many wondered why world's largest democracy did not condemn Russia. लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि इस इन्वेजन के बाद भी इंडिया का जो स्टांस है रशिया को लेकर के, हम उसके अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं। इस पे बहुत सारे देश वॉन्डर भी कर रहे हैं। फॉर सम अदर, इंडिया वाज फाइनेंसिंग व्लादिमीर पुतिन्स वॉर बाय बाइंग रशिया ऑयल। ऐसा लग रहा है कि हम जिसका तेल खरीद रहे हैं उससे उनको फाइनेंसेस मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। व्हाई डिड इंडिया टेक अ डिफरेंट लाइन फ्रॉम द लास्ट ऑफ इट्स पार्टनर्स इन द वेस्ट? ये क्वेश्चन है। To understand India's position, one has to look at how India see the war. और ये भी पर्सपेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी पोजीशन क्या है और हम वॉर को किस तरीके से देखते हैं। पर कुछ सवाल ये है कि हम रशिया को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं और हम उन्हें क्यों हम सीधे सीधे कंडेम क्यों नहीं कर रहे हैं। नाउ इसका जो सवाल है वो इसका सवाल उठता है वेस्ट की पॉलिसीज को लेकर के, जहां पे अमेरिका की पॉलिसी को उसको सामने समझने से है इस आर्टिकल को भी हम समझ पाएंगे। एक्चुअली क्या है, ये फाइट बन गई है डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी की फाइट बन के आ रही है, जो यूएस हाईलाइट कर रहा है। फॉर यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, एज साइमन टिस्डाल आर्ग्यूड इन द गार्डियन, आउटडेटेड एंड आउट ऑफ द टाइम, फरवरी 26 का आर्टिकल था, उसमें उन्होंने एक बात बोली, दिस इज अ ग्लोबल क्रूसेड फॉर डेमोक्रेसी। ही कॉल्ड द रशियन इन्वेजन a test for the ages, ठीक है। And for the Atlanticists in general, the war by an authoritarian Russia on a democratic Ukraine is an affront of global democracy। मतलब डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी के बीच की लड़ाई, ऑटोक्रेसी किसकी है? रशिया की, और डेमोक्रेसी कहाँ है? यूक्रेन में। और इसकी लड़ाई के मार्फत अमेरिका इनडायरेक्टली यूक्रेन के रास्ते इस फाइट को लड़ रहा है। अकॉर्डिंग टू द नैरेटिव, एनीथिंग लेस देन द कंप्लीट रशियन डिफीट, और इस नैरेटिव के हिसाब से जो सेट किया जा रहा है कि रशिया की पूरी तरीके से डिफीट होने से कमतर कुछ भी चाहिए नहीं। किसको? इंटरनेशनल ऑर्डर में। इंटरनेशनल ऑर्डर की डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए रशिया को डिफीट होना ही पड़ेगा, ऐसा वेस्ट कोलिशन से लग रहा है, और ये नैरेटिव में सेट भी हुआ है इस आर्टिकल के हिसाब से। नाउ दिस
इज दिस बैटल बिटवीन डेमोक्रेसी एंड ऑटोक्रेसी? अब ये सवाल एक्सपर्ट उठाते हैं, मिस्टर जॉन स्टैनली खुद ही लिखते हैं कि क्या ये वाकई लड़ाई ऑटोक्रेसी और डेमोक्रेसी की है? Granted, an overwhelming majority of nations have supported UNGA resolutions calling for the war to be brought to an end. और जैसा कि वोटिंग हुई उस हिसाब से सभी देश ये चाहते हैं कि वॉर एंड हो जाए। लेकिन रशिया की जो पॉलिसी, जो यूएस की पॉलिसीज हैं, वो भी काफी डेमोक्रेसी ओरिएंटेड नहीं रही है, जैसे कि बट बियॉन्ड द यूएन बोर्ड्स, यूएस किसी भी देश को अपनी तरफ वेस्टर्न अलायंस के अलावा किसी भी देश को पूरी तरीके से रशिया के खिलाफ जाते हुआ नहीं देख पाया है, ना ही अपने में इन्वॉल्व कर पाया है। सो हैज हार्डली मैनेज टू मोबिलाइज डेमोक्रेसी आउटसाइड इट्स ट्रेडिशनल वेस्टर्न अलायंस। ठीक है, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, लार्ज डेमोक्रेसी फ्रॉम एशिया एंड अफ्रीका, हैव कंसिस्टेंटली एब्सटेन फ्रॉम वोट्स। जिसमें एशिया अफ्रीका में इंडिया और साउथ अफ्रीका ने एब्सटेन किया वोट करने के लिए, एंड रिफ्यूज टू ज्वाइन द सैंक्शंस बिकॉज द सैंक्शंस वर यूनिलेटरल। और सैंक्शंस को भी ज्वाइन करने से आप बचे हैं क्योंकि वो सब यूनिलेटरल है, एक तरफा लगाए जा रहे हैं। ब्राजील, द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन साउथ अमेरिका, हैज नॉट ज्वाइन द सैंक्शन। और जब ब्राजील ने भी सैंक्शंस को ज्वाइन नहीं किया है। साथ ही साथ इवन सम कंट्रीज that are part of the Western Alliance system, say Israel and Turkey, are reluctant to join Mr. Biden's crusade. Even then, Israel को जो सपोर्ट करता है यूएस, वो भी, और टर्की जो कि नाटो अलाय है, उस केस में भी उन्होंने इस वेस्टर्न अलायंस के जो सैंक्शंस हैं जो रशिया को लेकर के, उसमें ज्वाइन करने से बच रहे हैं, उनको ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज सी द वॉर एज यूरोपियन प्रॉब्लम बिटवीन टू फॉर्मर सोवियत कंट्रीज। और बहुत देश ऐसा ये मानते हैं कि ये कोल्ड वॉर वाली सिचुएशन में दो देश जो इन्वॉल्व थे, रशिया और यूएस, उनकी आपस की प्रॉब्लम है, हमें से क्या लेना देना है। लेकिन यूरोप की प्रॉब्लम ये नहीं है, ये सारे देशों की प्रॉब्लम है अगर आप देखें तो। ना मोरालिटी वर्सेस नेशनल इंटरेस्ट, समझने वाली बात यह है कि अमेरिका हमेशा से नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखकर के काम करता आया है। चाहे आप अफगानिस्तान के इन्वेजन को देख लें, चाहे आप सीरिया में देख लें, वहां पे अपने नेशनल इंटरेस्ट को ही वो साथ में लेकर के चला है। There is no doubt that Russia has violated the sovereignty of Ukraine and Russia's annexation of Ukraine territories is a clear violation of the international law। ये तो कोई दो राय नहीं है कि रशिया ने जो भी किया गलत किया है, लेकिन how can countries such as India ignore this fact and move on? लेकिन हम जो देश हैं, वर्ल्ड बिगेस्ट डेमोक्रेसी वाले देशों में से एक हैं, या हमारा जो रास्ता है थोड़ा अलग है दूसरे देशों से, तो हम क्यों अवॉइड कर रहे हैं, मूव ऑन क्यों कर गए? की डिलेमा ये है कि any country international relations is that when it comes to specific actions and event of clash between moral positions and national interests। इसलिए यूएस जैसे देश को कहा जाता है कि यूएस हमेशा चाहता है कि रशिया को वीक किया जाए, क्योंकि ये दोनों ही पावर्स, अगर आप कोल्ड वॉर से लें तो वहां से अपनी पावर को स्ट्रेन करती हैं। ना मॉरल लाइन और मॉरल सपोर्ट की अगर बात करें तो यूएस की भी जो अभी तक के इवेंट्स रहे हैं वो भी मॉरल इंटरेस्ट पे नहीं रहे हैं, नेशनल इंटरेस्ट पे ज्यादा रहे हैं। इस बात को हाईलाइट करते हैं। ये तो सही है कि यूक्रेन में जो भी हो रहा है वो गलत है, नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप 2003 का यूएस का इन्वेजन देखें इराक में, साथ ही साथ आप 2011 में नाटो टर्न द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन टू एस्टैब्लिश अ नो फ्लाई जोन इन लिबिया को अगर आप टारगेट करा उन्होंने, साथ ही साथ उन्होंने हैज इलीगली प्लेस इट्स ट्रूप्स इन सीरिया, और सीरिया का नाम ले, लिबिया का नाम ले, साथ ही साथ अगर हम इराक का नाम ले, तो यूएस के भी काफी इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट में रहे हैं, ना कि मॉरल ग्राउंड्स पे रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो इजराइल ने जो एनेक्सेशन कर रखा है गोलान हाइट्स का और वेस्टर्न जेरूसलम, ईस्ट जेरूसलम का, उसको भी सपोर्ट करता रहा है यूएस। पर फिर भी अगर आप देखें इजराइल, मिस्टर जो बाइडेन का जो सैंक्शंस का लिस्टिंग है उसमें ज्वाइन नहीं हो रहा है। While Russia is being pounded with sanctions, Israel is getting billion worth of military aid every year from the US। क्लियर है, लेकिन फिर भी उनमें डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है अगर वो ज्वाइन नहीं करते हैं सैंक्शंस को तो। In other words, वो कहना चाह रहे हैं 2003 में इंडिया came under considerable pressure from the George W. Bush administration to send peacekeeping troops। जबकि अगर इंडिया के स्टैंड की बात करें 2003 में मिस्टर बुश के प्रभाव में जब पीस कीपिंग फोर्सेस को भेजने की बात हुई थी इराक में, तो इंडिया ने मना किया था। उसी तरीके से इंडिया को भी अपना स्टैंड क्लियर रखना चाहिए और अपने व्यवहारिक जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पे ध्यान देना चाहिए, ना कि सिर्फ पॉलिटिकल एस्पेक्ट को लेकर के। ऑल्दो रशिया से हमारे संबंध है वो काफी ठीक रहे हैं, हम उनसे फ्यूल लेते हैं, डिफेंस में भी डिपेंडेंसी रही है हमारी, और हमारी पॉलिसी काफी सालों से रशिया को लेकर के ठीक है। ये बात और है कि बीच में हमारा जो इंटरेस्ट था वो यूएस की तरफ हुआ है, लेकिन फिर भी जो हमारा मेन
टारगेट होना चाहिए वो डिफेंस और फ्यूल को हटा करके अपने स्टैंड पे खड़े होने का होना चाहिए, ऐसा वो कहते हैं। और क्योंकि रशिया एक बड़ा बड़ा ही देश है एशियन कॉन्टिनेंट में और यूरेशियन लैंडमास में हमको अपनी पोजीशन को स्ट्रांग भी करना है, तो रशिया चाइना से भी चाइना के साथ स्ट्रांग है, एशियन आइलैंड्स में भी लैंड मासेस में भी स्ट्रांग है, तो रशिया का हाथ हम नहीं छोड़ सकते। लास्टली, व्हाट इज इंडियाज प्रेफर्ड आउटकम इन द यूक्रेन वॉर में हमारा स्टांस क्या होना चाहिए? नीदर द वीकनिंग ऑफ रशिया, ना ही रशिया को कमजोर करना, ना ही डिस्ट्रक्शन, और ना ही यूक्रेन को अकेले छोड़ देना या उसके इंटरेस्ट को लूज करना। हमें अपनी ओपिनियन को स्ट्रांगली आगे लेके जाना चाहिए। एंड सो इफ इट वांट्स पीस एंड रेजोल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट, जवाहरलाल नेहरू स्टेटेड इन 1927, पंडित नेहरू ने कहा था, द वेक ऑफ सोवियत इंटरवेंशन इन हंगेरी इट डजंट हेल्प कॉलिंग नेम्स एंड कंडेमनिंग एनी पावर। सिर्फ नाम पुकारने से और पावर्स को कंडेम करने से कुछ नहीं होगा, जब सोवियत यूनियन इंटरवेंशन हुआ था हंगरी में। ना समझने वाली बात यहाँ पे ये कि हमको इक्विलिब्रियम बना के चलना चाहिए और अपने स्टांस को भी क्लियर रखना चाहिए। इंस्टेड इंडिया शुड स्टिक टू अ प्रैग्मेटिक न्यूट्रलिटी, मतलब व्यवहारिक न्यूट्रलिटी हमको मेंटेन करनी चाहिए, रूटेड इन रियलिज्म, एंड कंटिन्यू टू पुश फॉर प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ऑफ यूक्रेन क्राइसिस। ये लिखा है स्टैनली जॉन ने, जो हिंदू के वेबसाइट पे अवेलेबल ये आर्टिकल आप देख सकते हो। The next article है साउथ एशियाज ह्यूमन कैपिटल इज अ रेजिलियंस इट नीड्स। ये आर्टिकल लिखा तो है वाइस प्रेसिडेंट साउथ एशिया वर्ल्ड बैंक के मार्टिन रेजर ने, पर बहुत ही फ्रूटफुल डेटा नहीं है, पर ठीक है, पढ़ने लायक है, पढ़ सकते हैं। इन एन इंक्रीजिंगली volatile world, a robust human development system in the region will ensure that lives and livelihoods are protected। वो कह रहे हैं कि वोलेटाइल वर्ल्ड में जहां पे कुछ भी निहित नहीं है, कुछ पक्का नहीं है, एक रॉबस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच चाहिए हम स्पेसिफिकली एशियन कंट्रीज के लिए। अगर देखा जाए तो साउथ एशिया के जो देश हैं उनमें जो आते हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, इन सभी देशों में कोविड के बाद होने वाले इम्पैक्ट को चलते एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन डेवलपमेंट मैकेनिज्म चाहिए। The last few years have ushered in a harsh new reality where crises are the norm rather than exceptions। मतलब क्या हुआ है, क्राइसिस एक नॉर्म बन गया है, ना कि एक्सेप्शन। क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब। The pandemics, economic slums and extreme weather events were once tail and race, but all three have hit South Asia in rapid succession since 2020। So इसके लिए कह रहे हैं कोविड के बाद ऐसा डिस्ट्रेस फैला लोगों में, ह्यूमन स्किल्स और साथ ही साथ ह्यूमन कैपिटल में बहुत ही डिग्रेडेशन हुआ। साथ ही साथ उसकी रिकवरी के लिए हमें कोई बड़ा मैकेनिज्म लेना चाहिए, स्पेशली साउथ एशिया के देश में। साउथ एशिया कौन से देश आते हैं? बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, यूएन के हिसाब से ना। इसके लिए क्या कह रहे हैं कि हमको अंडर यूटिलाइज जो हमारी ह्यूमन कैपिटल है वो वेस्ट, हमारी जो पहली बात तो ये कि एशिया के जो लोग हैं वो बहुत बड़ी एसेट हैं, लेकिन वो वेस्ट हो रहे हैं क्योंकि हम उनको अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं। अंडर यूटिलाइज करने की वजह से विद नियरली हाफ इट्स पॉपुलेशन अंडर एज ऑफ 24 एंड ओवर 1 मिलियन यंग पीपल सेट टू एंटर द लेबर फोर्स एवरी मंथ अंटिल 2030। मतलब हमारी एज के जो लोग हैं, यंगस्टर्स की बात हो रही है, उस केस में 48% लोग ही अटेंड कर पाते हैं फुल प्रोडक्टिविटी को, क्योंकि उनकी जो बाकी एफिशिएंसी खत्म हो जाती है। तो इसको ठीक करने के लिए और साथ ही साथ कोविड के बाद जो हमारे ऊपर इम्पैक्ट आया है उसकी वजह से जो हमारे एशियन पॉपुलेशन है, जिसमें भारत के सिटीजन भी आते हैं, हमारी जो पॉपुलेशन भी आती है, उसकी हम टोटल 100% प्रोडक्टिविटी को लेकर के नहीं आ पा रहे हैं। इफ द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ साउथ एशिया ह्यूमन कैपिटल वर टू इंप्रूव, रीजन जीडीपी पर वर्कर कुड डबल। मतलब अगर हम अपनी क्वालिटी को इंप्रूव कर पाए तो जीडीपी भी डबल हो सकती है। साउथ एशियन गवर्नमेंट ऑन एवरेज स्पेंड जस्ट 1% ऑफ जीडीपी ऑन हेल्थ। जैसे कहा जा रहा है कि सिर्फ 1% ऑफ जीडीपी ही, इंडिया का डेटा भी है ये, कि हम हेल्थ केयर में से 1% ऑफ जीडीपी, मतलब इतना भी नहीं करते, कम ही है। 1% ऑफ जीडीपी किसमें जाता है? हेल्थ में। 2.5 जाता है एजुकेशन में। इन कंपैरिजन द ग्लोबल एवरेज इज 5.9% ऑन हेल्थ एंड 3.7% ऑन एजुकेशन। मतलब हमको हेल्थ और एजुकेशन में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। और जो वल्नरेबल लोगों की लिस्टिंग है इन देशों में, जहां पे प्रेग्नेंट वुमेन्स आती हैं, माइनर्स आते हैं, डिसेबल लोग आते हैं, एजुकेशन लेस हेल्थ वाले लोग आते हैं, जो वल्नरेबल पर्संस में आते हैं, जिन देश और इनकी वजह से वल्नरेबल इकोनॉमीज बनती हैं, उनके लिए अगर हेल्थ एजुकेशन में ज्यादा एफर्ट किया जाए तो हमें काफी सक्सेस मिल सकती है। कपल विद इनफेक्टिव मोर इंस्ट्रक्शन, दिस इंक्रीज साउथ एशिया लर्निंग पॉवर्टी टू 60 to 78%, एक डेटा के हिसाब से वो कहते हैं। तो इसको आप यूज कर सकते हैं अपनी मेंस राइटिंग में। इस आर्टिकल को डेटा बहुत ज्यादा नहीं यूज करना है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग को आप रेफर कर सकते हो। सो कहना क्या चाह रहे हैं कि सेवरल कंट्रीज स्टिल शो लिटिल टू नो साइन ऑफ रिकवरी, और इसलिए काफी देशों में
काफी रिकवरी देखने को नहीं मिली है, जिसमें से बांग्लादेश और पोरस स्टूडेंट्स लॉस 50% मोर इन टर्म्स ऑफ लर्निंग द रिचेस्ट स्टूडेंट्स। मतलब बांग्लादेश उनमें से एक देश है जो भी साउथ एशियन कंट्रीज में आता है, जहां पे पीपल फेल फर्दर बिहाइंड, जो वल्नरेबल लोग हैं इतने ज्यादा नीचे लिस्ट में आ चुके हैं, जिसमें से पोरस स्टूडेंट्स लॉस 50% मोर, जिसमें से हम गरीब स्टूडेंट्स को खो चुके हैं 50% से ज्यादा इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, या किस हिसाब से लर्निंग का मतलब लर्न या सीखने के लिहाज से। सो क्या हो रहा है कि हमारे जो पोटेंशियल है वो लूज हो रहा है धीमे धीमे। ना कर क्या सकते हैं हम अपने जैसे कहा कि लो कॉस्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स को बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ हम एविडेंस ऐसे ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे उनकी लिटरेसी और न्यूमरेसी बढ़ सके, जैसा कि बांग्लादेश कर रहा है। साथ ही साथ तमिलनाडु में से भी ऐसे स्टेप उठाए गए हैं, और नेपाल में भी ऐसा हो रहा है कि गवर्नमेंट टीचर्स रैन अ फोन ट्यूटरिंग प्रोग्राम दैट हेल्प इंक्रीज स्टूडेंट्स फाउंडेशन न्यूमरेसी बाय 30%। जैसे कि एक असर की रिपोर्ट भी आई थी ASER की रिपोर्ट में, जिसमें रीडिंग और राइटिंग और साथ ही साथ मैथ्स की बात की गई थी कि मैथ्स का डेटा काफी स्टेट्स में अच्छा नहीं है, साउथ में अच्छा कर रही लड़कियां पर लड़के अच्छा करते हैं, नॉर्थ में डेटा वेरिएशन है। तो अगर हम सारे एफर्ट अपने एजुकेशन हेल्थ में लगाएं तो ये डेटा भी ठीक हो सकता है, और हमारी जो प्रोडक्टिविटी साउथ एशियन कंट्रीज में इंडिया का नाम भी आता है वो भी बेटर हो सकती है। Now, global countries that have systems in place to support individuals and families before a crisis strikes can better protect their citizens during the crisis. अब समझने वाली बात क्या है कि जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसकी कुछ इश्यूज हैं, और उनको इनेबल कुछ ऐसे टूल्स अगर हम कर लें जिससे हम उनको बढ़ा सकते हैं या उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। भूलिएगा नहीं कि SDG के गोल्स भी हमारे इसी बात पे ऊपर टारगेट करते हैं कि हमको ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाने चाहिए जो देश की जो डेवलपिंग कंट्रीज है या वल्नरेबल कंट्रीज है उनको फायदा हो। और कोविड के बाद ये चीजें और बढ़कर के सामने आई हैं, जैसे कि लो इनकम, लो लिटरेसी, चाइल्ड बेयरिंग पोटेंशियल विमेन, प्रेग्नेंट विमेन, HIV एड्स, जेंडर डाइवर्स पर्सन, ओबेसिटी, माइग्रेंट्स एंड इम्पेयर्ड मेंटल स्टेटस। इन सबके लिए कुछ टूल्स यहाँ पे स्क्रीनशॉट में अवेलेबल है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, मेन राइटिंग में यूज कर सकते हैं कि अगर हम इन टूल्स को अपनाया जाए तो शायद कुछ बेटर रिजल्ट आ सकते हैं। जैसे कि हम अगर लो लिटरेसी वाली जहां तक बात है, तो अगर लो लिटरेसी वाले पॉपुलेशन के क्या कर सकते हैं, हम सक्सेसफुल टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रेटेजीज को बना सकते हैं, जहां पे चाइल्ड बेयरिंग पोटेंशियल वुमेन के लिए मिनिमल एंड प्रिवेंटेबल रिस्क के हम टूल्स ले सकते हैं। उनके खान पान, उनके जीवन शैली को चेंज करने के लिए काफी अच्छे प्रोग्राम्स छोटे लेवल पे बना सकते हैं, जहां पे ज्यादा एक्सपेंसेस की जरूरत नहीं है। पर जैसा कहा जा रहा है कि 1% ऑफ जीडीपी भी हेल्थ का हम खर्च नहीं करते हैं, सिर्फ इतना ही है, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे 5% से ऊपर का है, तो इसका मतलब हमें हेल्थ और एजुकेशन में ज्यादा एक्सपेंडिचर करने की जरूरत है। इस बात को वो हाईलाइट करते हैं। नाउ इसके साथ ही साथ डेटा और टेक्नोलॉजी को यूज करते भी हम चेंजेस ला सकते हैं, जैसे कि सच सिस्टम्स विल हेल्प कंट्रीज बेटर रिस्पॉन्ड फॉर फर्दर शॉक्स एज वेल, क्योंकि नहीं पता कि कौन सा क्राइसिस कब आने वाला है, और इस केस में हमको रोबस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट सिस्टम को ऐड करने की जरूरत है। जबकि साउथ एशिया के लिए रास्ता रॉकी है, मतलब पहाड़ों से या पत्थरों से घिरा हुआ है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, चाहे हम एजुकेशन इंडेक्स की बात करें, हमें काफी चेंजेस लाने की जरूरत है, इस बात को वो कहते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द आफ्टर मैथ ऑफ श्रीलंका इकोनॉमिक क्रैश। इसमें लिख रहे हैं कि IMF के बेलआउट, वहां पे बहुत प्रोटेस्ट चल रहा है श्रीलंका में, और ये कल कुछ दिन पहले की न्यूज आ रही है, बराबर आ रही है, अगर न्यूज देखते हैं तो वहां पे बात क्लियर है कि IMF से बेलआउट लेने के बाद वहां की सरकार को काफी चेंजेस करने पड़े हैं, जो IMF डील के ही अंदर आता है, और जिसकी वजह से वहां के जो सरकार को मिस्टर रनिल विक्रमासिंघे को काफी चीजें फेस करनी पड़ रही है। इस बात को आर्टिकल हाईलाइट करता है। वो कहते हैं एज ए कंट्रीज familiar balance of payment problem escalated last year, citizen experience crippling shortages and painfully long power cuts वहां पे हो रहे हैं। पाकिस्तान में भी सेम सिचुएशन है, पावर कट बहुत समय से है, बिजली नहीं है, साथ ही साथ खाने पीने के जो फूड अवेलेबिलिटी है उसकी प्राइसिंग बहुत ज्यादा हाई है। इसके साथ ही साथ IMF को सपोर्ट लेने के लिए उनको काफी सारे चेंजेस करने पड़े हैं, और हर देश को करने पड़ते हैं अगर IMF से बेल आउट लेता है तो। Now looking for a bailout, जिसमें मिस्टर विक्रमासिंघे recently announced that his government had completed 15 tasks prescribed by IMF। IMF ने इस बार कहा था कि हम कुछ नॉर्म्स को स्ट्रांगली अप्लाई करेंगे तभी आपको बेल आउट मिलेगा। श्रीलंका, जापान और इंडिया, जापान ने भी काफी इनको फाइनेंशियल एश्योरेंस दी है। इंडिया आगे निकल के भी आया, जो पेरिस, जिसमें इसके साथ ही साथ इंडिया टुक द लीड एंड सेंट इट एश्योरेंसेस टू द फंड दिस जनवरी विद द पेरिस क्लब ग्रुप ऑफ क्रिएटर्स व्हिच इंक्लूड जापान फॉलोइंग सूट। ध्यान दीजिए, पेरिस क्लब को प्रीमियम पूछा जा सकता है कि पेरिस क्लब क्या चीज है, और मेन से पूछा जाएगा, एक सवाल इंपॉर्टेंट है इस बात के लिए। नाउ चाइनाज इंडियन फाइनेंसिंग एश्योरेंस अलोन आर पेंडिंग, और कुछ जिसमें इंडिया ने आगे एश्योरेंस दिया और उनको बेल आउट के नॉर्म्स को अप्लाई करना पड़ा है। हाउएवर
पर एन ऑनगोइंग आईएमएफ प्रोग्राम हेल्प श्रीलंका बिकम मोर क्रेडिट वर्दी, जिसकी वजह से क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ेगी श्रीलंका की, और ग्लोबल लेंडर्स के सामने, जैसे वर्ल्ड बैंक आता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक आता है, उनके सामने इमेजिंग क्लियर होगी। लेकिन जो डिफॉल्ट अमाउंट है श्रीलंका का, उसके हिसाब से देखने वाली बात होगी कि ये प्रोग्राम कितना हेल्प कर पाएगा श्रीलंका को, क्योंकि अगर आप पैसा लेते हो और रिकवरी के टाइम वापस नहीं कर पाया आईएमएफ को, तो फिर से आप डिफॉल्टर हो जाओगे। व्हाट कुड पोटेंशियली मेक अ डिफरेंस दिस टाइम इज आईएमएफ एम्फासिस। और समस्या यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं इस आर्टिकल में, जो अच्छी बात है, एक नई चीज समझ में आई कि श्रीलंका की प्रॉब्लम बेल आउट की बनी क्यों है, क्योंकि वहां पे करप्शन बहुत ज्यादा है उस देश में, जिसकी वजह से सही समय पे पॉलिसीज का एप्लीकेशन और साथ ही साथ उनसे जो पॉपुलिस्ट थ्योरी पे आधारित जो उनके प्रोग्राम्स है, वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, उनके ऊपर खर्चा ज्यादा है और उसका आउटकम कुछ खास नहीं है, ऐसा वहां के एनालिस्ट मानते हैं। करप्शन कपल्ड विद द स्टेट्स टेंडेंसी टू इंप्लीमेंट पॉपुलिस्ट वेलफेयर प्रोग्राम दैट आर अनसस्टेनेबल, मतलब अपनी पॉपुलिज्म को ध्यान में रखते हुए वहां के जो हेड्स हैं वो प्रोग्राम तो ले आते हैं लेकिन वो अनसस्टेनेबल होते हैं, जिसकी वजह से पूरी इकोनॉमी फ्रजाइल बन के रह गई। मतलब जो पॉलिसी लगाई जा रही है, हो रही है, पैसा खर्च हो रहा है, उसका आउटकम कुछ नहीं निकल रहा, सिर्फ अपने पॉपुलिज्म के आधार पर पॉलिसी पैसा लगाते जाते हैं और रिजल्ट नहीं आता उसका। सो दैट 16 ऑफ द पास्ट आईएमएफ एग्रीमेंट कुड नॉट टर्न द टेबल्स ऑफ श्रीलंका, जिसकी वजह से आईएमएफ पहले झिझक रहा था पैसा देने के लिए। ना फाइनली जब वो अग्री हुए हैं तो वो चाहते हैं कि अपने क्राइसिस, जो उनका क्राइसिस, उसको ठीक करने के लिए करप्शन को ठीक करें, साथ ही साथ जो आपके पॉलिसी गैप है, पॉलिसी इश्यूज है, उनको भी फिक्स करें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आप इस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाओगे। ये आईएमएफ ने प्रोग्राम में स्पेशली कहा है, और जिसकी वजह से उनको काफी चेंजेस करने पड़े हैं, जिसकी वजह से उनको अपने फूड प्राइसेस को महंगाई बढ़ गई है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और बढ़ेगा ही, क्योंकि आपने जब पॉलिसीज ठीक से एग्जीक्यूट नहीं की तो ये तो होगा ही। और साथ ही साथ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज इन जनवरी अपडेट एस्टिमेट 33% ऑफ श्रीलंकन हाउस होल्ड आर फूड इनसिक्योर, मतलब 33% जो बात जनता है श्रीलंका की, उनके पास फूड की इनसिक्योरिटी है, मतलब खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा ऐसी सिचुएशन है। और साथ ही साथ जो बेसिक चीजें हैं खाने पीने की, एग्स, फिश, मीट, सब चीजें महंगी हैं, और उसके साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। नाउ इन्फ्लेशन परसिस्टिंग ऑफ 50% से ऊपर का इन्फ्लेशन है, जो बहुत बड़ा नंबर है। द गवर्नमेंट ऑल्सो फेसेस क्रिटिसिज्म फॉर द रीसेंट पोस्टपोनमेंट ऑफ लोकल बॉडी इलेक्शन ही पोस्टपोन कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी कैन वेट बट इकोनॉमिक रिकवरी इज अर्जेंट, क्योंकि डेमोक्रेसी तो वेट कर सकती है, बट ऐसा ये सरकाजम ही है पॉलिसी कोहेरेंस के हिसाब से कि डेमोक्रेसी वेट कर सकती है, रिकवरी करना जरूरी है, इसलिए आज से उनको काफी बड़े स्टेप उठाने पड़ रहे हैं। नाउ अगर इसको थोड़ा शिफ्ट करके इकोनॉमिक्स लेवल पे देखें, नियरली हाफ अ सेंचुरी आफ्टर लिबरलाइजिंग इट्स इकोनॉमी, श्रीलंका वाज द फर्स्ट इन द रीजन टू डू सो। द कंट्री हैज कन्फ्रंटेड सम फंडामेंटल क्वेश्चंस, कुछ बेसिक सवालों के जवाब ढूंढने जरूरी है श्रीलंका को। अदरवाइज अबाउट हाउ मच इट प्रोड्यूसेस, वो कितना प्रोड्यूस करते हैं, कितना इंपोर्ट करते हैं, कितना एक्सपोर्ट करते हैं, अगर ठीक नहीं हुआ और करप्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया गया तो आपको उनको बहुत कुछ फेस करना पड़ सकता है। साथ ही साथ वो कहते हैं, आर्टिकल कहता है लास्ट हाउस होल्ड इनकम एक्सपेंडिचर सर्वे, जो लास्ट सर्वे हुआ था इनकम और एक्सपेंडिचर का, कंडक्टेड बिफोर द पैंडेमिक श्रीलंका क्राइसिस, शोड एन इंक्रीज इन गिनी कोएफिशिएंट, अ मेजर ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। वो गिनी कोएफिशिएंट जो है ये बताता है कि आपका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कितना है देश में, उसमें इनका नंबर 0.46 था, जो रिफ्लेक्ट करता है कि इनइक्वालिटी बढ़ रही है। इसको याद रखिएगा, प्री पूछा जा सकता है कि गिनी कोएफिशिएंट क्या है। गिनी कोएफिशिएंट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है और कितनी इनइक्वालिटी है देश में उसको भी दिखाता है। तो इसमें जो लास्ट सर्वे हुआ था इनकम एक्सपेंडिचर का 2019 में, श्रीलंका में उसका नंबर काफी हाई था। इसका मतलब वहां के लोगों में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, और जिसकी वजह से जो गैप है, किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम, वो बहुत ज्यादा है। The IMF has said that a key element of its program would be to mitigate the impact of crisis on the poor by raising social spending and improve the coverage and targeting of a social safety net. तो वो कह रहे हैं कि ऐसा प्रोग्राम आईएमएफ ने कहा है कि अपने की एलिमेंट में ये बात बोली है अपने प्रोग्राम में कि आप क्राइसिस को मिटिगेट करिए, सोशल स्पेंडिंग बढ़ाइए और अपने कवरेज को भी ठीक करिए, जिसमें सोशल सेफ्टी नेट के जो पॉइंटर्स हैं उसके हिसाब से, अदरवाइज आने वाले टाइम में चीजें और खराब भी हो सकती हैं। ये था हमारा कल का एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप इट इज इंफॉर्मेटिव टू यू। इफ इट yes, तो प्लीज गिव मी अ बिग थम्स अप, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल में एडिटोरियल एनालिसिस के साथ कुछ देर के बाद।